नमस्कार मेरे भाइयों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का आईवीएस सीरीज में। आईवीएस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 6, यानी हम लोग छठवां प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं और इन ऐसे ही प्रैक्टिस सेट जबरदस्त तरीके से हम लोग आगामी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है और स्पेशल मैं बताऊँ आपको तो आर बिहार एसआई, उसके बाद आप इसको यूपीपी और एसएसजीडी में जीएस को ला सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें कुछ एक आध दो क्वेश्चन यूपीपी के भी हैं, ठीक है, बिहार के भी हैं। तो देखो मैं सब लगभग कंबाइंड करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मेरे भाई आज से हम लोग क्या करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक कवर होने वाला है, यानी जो हमारा प्रैक्टिस सेट कवर होने वाला है 6, यानी छठवां जो कि प्रैक्टिस सेट हमारा है। तो मेरे भाई आप लोग शुरू हो जाओ, तैयार हो जाओ, एकदम स्वस्थ हो जाओ। अगर आप स्वस्थ नहीं हो, अगर सोए हो तो जाग जाओ और फिर माइंड को स्थिर करो और एकदम माइंड को जागृत करके और इस पर लग जाओ। ठीक, तो चलो मैं शुरू करता हूं आज का जो कि हम लोगों का प्रैक्टिस सेट आईवीएस सीरीज का। अब आईवीएस सीरीज के अंतर्गत हम एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसका पूर्ण परिभाषित करते हुए भी हम लोग उसे जानेंगे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मेरे भाई आज से चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगला। ठीक है, हमारा प्रैक्टिस सेट क्या, हमारा 6 प्रैक्टिस सेट का। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपके सामने आ चुका है। तो श्री गरसाय कर चुके हैं पहले क्वेश्चन की ओर से हम लोग। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन मेरे भाई कि निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुष्टि मार्ग का जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन में रामानुजाचार्य, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या सूरदास। जल्द बताएं कि पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय का स्थापना किसने किया था। ठीक है, चलिए ठीक, तो हमारा पुष्टि मार्ग भक्ति आंदोलन का वल्लभाचार्य है। कौन है मेरे भाई, हमारा राइट आंसर डीफा डाक। वल्लभाचार्य के पुत्र का जो पुत्र थे उनका नाम था विठलनाथ। विठलनाथ क्या थे मेरे भाई, इनका पुत्र थे। इन्होंने अष्ट छाप की स्थापना किया था। ये अष्ट छाप के पुष्टि मार्ग के जो कि संस्थापक है विठलनाथ और इनके पुत्र हैं, बात याद रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, भक्ति, जीवन में भक्ति अगर करोगे तभी आपके अंदर आएगी शक्ति मेरे भाई। और जीवन में आप देखिए पूजा पाठ करने से इंसान सोचता है भगवान को मिल जाएगा, तो भगवान नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ होता है कि इंसान के पूजा पाठ करने से स्वयं इंसान को अपना ही तन, जो कि हम लोग स्वयं अपने आप को जान सकते हैं, अपने माइंड को स्थिर रख सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं पूजा पाठ का। इसका मतलब इन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया, यानी पुष्टि मार्ग का भक्ति संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। इनके पुत्र का नाम विठलनाथ था, जिसने अष्टछाप की जो कि संप्रदाय का स्थापना किया। रामानुजाचार्य की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तीनों ने एक बात है, विशिष्टा नाम सुनेंगे, विशिष्टा द्वैत। ठीक है, विशिष्टा द्वैत वेदांत, ठीक है, वेदांत की स्थापना किया था इन्होंने। विशिष्टा द्वैत वेदांत की स्थापना किसने किया था, रामानुजाचार्य ने किया था। सूरदास को आप लोग जानते हो। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा डीफा डाक वल्लभाचार्य। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक आरएक्स समानता क्या दर्शाता है। यार गजब क्वेश्चन है। हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, किसी भी डॉक्टर की क्लिनिक पे जाते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आरएक्स उस पर लिखा रहता है मेरे भाई। जब पर्ची होती है, 1 रुपये का पर्ची मिलता है, उस पर जब डॉक्टर लिखता है ना आपकी जो डिसेस होगी, जो बीमारियाँ होगी, उसके साथ जब दवा लेना होता है तो उस पर आरएक्स लिखा रहता है। तो आरएक्स का मतलब क्या होता है, देना कि लेना कि देखना या संबोधित करना। जल्द बताएं। तो देखो भाई मेरे आरएस का मतलब होता है लेना। क्या मतलब लेना। जो डॉक्टर होते हैं मेरे भाई ना, डॉक्टर जो होती है, डॉक्टर की जो पर्ची होती है, उस पर्चे पे क्या होती है, दवा लिखता है। ठीक है, और जब दवा लिखता है, दवा का मतलब क्या होता है उस पर कि आप लोगे, और एक या तो जैसे एक होती है मॉर्निंग में, एक होती है इवनिंग में, एक होती है नाइट में, ये सब दवाएँ आपको खानी होती है। ठीक है, तो आप जाकर आरएक्स मतलब आप जाकर लो, दवा को आप लो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, लेना होता है तुम्हारा। अच्छा, ये हमारा बी फार बनाना एकदम राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए एकदम गजब का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। हम लोग जानते बहुत है, लेकिन मेरे भाई आप जानते हो रबी खरीफ जायद में बहुत सी कंफ्यूजन उत्पन्न होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। जल्द बताएं मेरे भाई, रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो सरसों, गेहूं, जौ या कोहड़ा। जल्द बताएं।
चलो भाई देखो भाई, रबी फसल तो सबसे पहले जानिएगा, जो खरीफ की मैं बात करूं, अगर खरीफ फसल की मैं बात करूं, जो खरीफ फसल है मेरे भाई वो जून से लेकर जुलाई के मध्य बोई जाती है। ये बात ध्यान रखना, जून से लेकर जुलाई के मध्य एक खरीफ फसल बोई जाती है। और इसमें जब देखो जून जुलाई में क्या बोई जाती है, जानते हो धान की बात आती है, आजकल लोग धान लगाए हुए हैं तो ये। और दूसरी बात अगर इसमें देख लो, दूसरी बात अगर रबी की बात करूं मैं मेरे भाई, रबी में क्या बोई जाती है। अब देखो रबी की फसलें क्या है, रबी में जब जाओगे ना आप, अक्टूबर की बात करूं मैं, ठीक है, अक्टूबर की से नवंबर की मैं बात करूं, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में रबी फसलें बोई जाती हैं, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे भाई जायद की मैं बात करूं, जायद की बात करूं तो आप जानते हो मई की बात करूं, मई गर्मी वाले सीजन में जितनी भी सब्जियां होती हैं ये जायद में आती हैं। तो यार ये बताओ रबी की फसल सरसों गेहूं जौ, यार ये बताओ अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोई जाती है, सरसों बोई जाती है कि नहीं, बोई जाती है ना, तो ये तो बोई जाती है, लेकिन मेरे भाई कोहड़ा नहीं बोई जाती, कोहड़ा नहीं बोई जाती। तो कोहड़ा सब्जी है, ठीक है, ये सब्जी के अंतर्गत आएगी, सब्जी किस में आएगी सर, जायद में आएगी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी, हमारा एकदम राइट आंसर होगा। क्या बात है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी। देखो ये गजब का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक क्वेश्चन है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी, यूपीएसआई में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, ठीक है। आप स्किप कर देते हो इसलिए मजा आने वाला नहीं है। मैं मेरा एक एक क्वेश्चन आप देखोगे ना, जिस दिन पेपर में छप जाएगा उस दिन आप कहोगे कि सर आईबीएस सीरीज आपका बड़ा काम देगा, बहुत काम दिया भी है सर, ठीक है। मैं बताऊँ क्वेश्चन छपेगा तो यहीं से छपेगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन लाऊंगा, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो पूछा है कि 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थापना की गई थी, ठीक है। पूछा है किस स्टेट में, जिला में, ठीक है। तो लखनऊ या इलाहाबाद या बरेली या रामपुर, जल्द बताएं। तो मेरे भाई 1831 की मैं बात करूं, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना आपका प्रयागराज इलाहाबाद में किया गया था। एकदम राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी फॉर्म बनाना एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे जो कि क्वेश्चन आपका जो भी पेपर होगा उसमें एक दो क्वेश्चन आपको मुद्राएं से उसकी राजधानियों से देना जरूर है, ठीक। तो देखो यहाँ पूछा है कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है, मैक्सिको की मुद्रा पूछा है भाई, मैक्सिको की मुद्रा क्या है, रुपया है कि दिनार है कि डॉलर है कि पेसो है, जल्द बताया मेरे भाई क्या है। तो हाँ मैक्सिको की मुद्रा क्या है, मैक्सिको की मुद्रा आपका पेसो है, ठीक है। पेसो आर्मेनिया की मुद्रा क्या है आपका, पेसो है, याद रखिएगा। तो मैक्सिको की मुद्रा क्या है, पेसो, एकदम राइट आंसर हम लोगों का पेसो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलो ये देखो आ गया है मिलान करने के लिए, सुमिलित करने के लिए आपके सामने आ गया है कॉलम ए कॉलम बी। अब बड़ा ध्यान से समझ के करिएगा, अच्छे से माइंड स्थिर रख के करिएगा, ठीक है, नज़र को गड़ाए रखिए एकदम। हाँ सूची फर्स्ट सूची सेकेंड, कॉलम ए कॉलम बी में सुमिलित करना है आपको, सुमिलित करिए कि कौन सा स्थान कहाँ पे स्थित है, किसका केंद्र संस्थान कहाँ पे स्थित है, यही पूछ रहा है। तो देखो भारतीय गन्ना अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी और केंद्रीय चावल अनुसंधान, यही आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये आपको मिलान करना है मेरे भाई, बस अब मिलान कर लो। अब देखो भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है मेरे भाई, लखनऊ में, कहाँ है मेरे भाई, लखनऊ में, याद रखना। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। और भारतीय कृषि जब आप फोन लगाओगे तो नई दिल्ली, जब आप कृषि संबंधी जब फोन लगाते हो तो कहाँ लगाते हो, दिल्ली में लगाते हो, ठीक है। दूसरी चीज आप समझो, भारतीय बागवानी की मैं बात करूं तो सर कहाँ है, बेंगलोर, कहाँ है, बेंगलोर में है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है सर, कलकत्ता, कहाँ है, कलकत्ता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको केवल मिलान करना था आपकी जानकारी के लिए, अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद रखिएगा, माइंड में सेटअप करिएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का अच्छा है, दक्कन का पठार दक्षिण पश्चिमी भाग कर्नाटक के पठार के नाम नाम से जाना जाता है। यानी कि कहने का आशय है कि दक्कन का जो पठार है मेरे भाई वह दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्कन का पठार कहाँ है सबसे पहले जानिएगा, दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र में, कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। दक्कन का पठार दक्षिण पश्चिम भाग में कर्नाटक के पठार के नाम जाना जाता है, ठीक है। वही जो पठार है दक्कन का वो दक्षिण पूर्व भाग में किस नाम से जाना जाता है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यार ये बताओ, छोटा नागपुर के पठार के नाम से कि बघेलखंड की बुंदेलखंड की तेलंगाना का पठार का। देखो दक्षिण पूर्व, मैं आपको मैप के संबंधी समझाता हूँ। यही आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दक्कन का पठार कहलाता है, क्या कहलाता है, दक्कन का पठार। ऊपर हमारा उत्तर हुआ, इस साइड हमारा पश्चिम हुआ, ये हमारा दक्षिण हुआ और ये हमारा पूर्व हुआ, ठीक है।
समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो दक्कन का पठार है, तो वहीं पूछा है कि सर दक्षिण पश्चिम भाग में किस नाम है, तो कर्नाटक यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे कर्नाटक है। कर्नाटक में जब जाता तो किसके नाम जाता है, दक्कन के पठार को दक्षिण में कर्नाटक का पठार, यही दक्कन का पठार क्या कहलाएगा सर, कर्नाटक का पठार कहलाएगा। ठीक है, कर्नाटक का पठार कहलाता है। फिर पूछा क्या है कि दक्षिण पूर्वी भाग में, अगर पूछे दक्षिण पूर्वी भाग में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग में क्या किस नाम जाना जाता है, तो मेरे भाई तेलंगाना के पठार के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा डी फॉर डॉग एकदम राइट आंसर होगा, तेलंगाना के पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ही एक एक क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए और कंटिन्यूटी बनाए रखो। लाइक सब्सक्राइब पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करो मेरे भाई, सपोर्ट भी करो। ठीक है, बीच में एक दो दिन जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो नहीं आ पाया है, लेकिन अब से कंटिन्यूटी आपके सामने वीडियो आएगा। आईबीएस सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आप एग्जाम क्रैक नहीं करोगे। जब तक मैं आपको एग्जाम क्रैक ना करवा दूं तब तक चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। मैं बताऊं कि क्वेश्चन आपके सामने छूटने वाला नहीं है अगर आप पढ़े रहोगे तब। इतिहास जी के जीएस संबंधित। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि निम्न से, पीछे करीब है थोड़ा सा, निम्न से कौन सी जलधारा यूरोप गर्म कंबल, यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है, वार्म। ठीक है, वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, यही पूछा है आपके। ठीक है, तो यानी यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है सर, कनारी धारा की, इरमिंजक धारा की, बेंगुला की, गल्फ स्ट्रीम का, जल बताएं। ठीक है, तो यूरोप का गर्म कंबल किसे जाता है मेरे भाई, गल्फ स्ट्रीम को। ये दुनिया का सबसे गर्म जो कि जलधारा कहलाती है। ठीक है, इरमिंजर एक ठंडी जलधारा, याद रखिएगा, एक ठंडी जलधारा है। कनारी भी एक ठंडी जलधारा, याद रखिएगा। बेंगुला भी एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, लेकिन यह एक गर्म जलधारा है, विश्व का सबसे गर्म जलधारा यही गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जिसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ देखो आ गया है जनजातीय संबंधी क्वेश्चन आपके सामने कि बफला और सिंहपो, क्या बफला और सिंहपो जनजातियां निम्न से किस प्रदेश में पाई जाती है। तो मेरे भाई ये बताओ, बफला सिंहपो किस प्रदेश में पाई जाती है, ऐसी जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। जल्द बताएं। हाँ देखो भाई, बफला और सिंहपो आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, एकदम राइट आंसर हमारा डीफा डाग एकदम राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में बफला सिंहपो जो जनजातियां पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, हाँ, निम्न से कौन कार्बन का एक रूप नहीं है। ये पूछा कार्बन का एक रूप कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, हीरा, कोक, ग्रेफाइट या एंटीमनी। जल्द बताएं कि कार्बन का कौन सा अपरूप नहीं है, आपके सामने है। तो मेरे भाई कार्बन तो देखो, हीरा में ही कार्बन है, ग्रेफाइट में भी और कोक में भी, लेकिन कार्बन का कौन रूप नहीं है, एंटीमनी एक उपधातु के अंतर आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक चमकदार धातु है। ठीक है, चमकदार, ठीक है, चमकदार धातु के अंतर्गत आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हमारा राइट आंसर डी फाडाग एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया की कालगोल्डी तथा कुलगार्डी, हमने आपको बताया था विश्व भूगोल जब हमने पढ़ाया था, विश्व भूगोल मैंने ऑस्ट्रेलिया जो कि एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में जब मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ के सोने चांदी और हीरे मोती जितने भी थे खाने आपको मैंने बताना था। ठीक है, तो उसी में से पूछा है कालगोल्डी, और देखो एक पूछा है कुलगार्डी क्षेत्र निम्न से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यही पूछा है आपसे ना, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है। तो क्या लौ अयस्क के लिए, कि कोयला के लिए, कि खनिज तेल के लिए, कि सोना के लिए। जल्द बताएं, कालगुल्ली किसके लिए मेरे भाई, कालगुल्ली आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये जो दोनों खान है आपको सामने दिख रहा है ना, ये दोनों को दोनों जो खान है ये सोने के लिए प्रसिद्ध है और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ग्रेट डिवाइजिंग जो रेंज है उसके ठीक आपके पश्चिमी साइड ये सब खाने स्थित है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है, हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। हाँ, यहाँ पर भी आपको देखो कॉलम ए कॉलम बी आ चुका है। फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, सुमेलित करना है। आप बताओ, यही आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध, झरिया या मथुरा कल्पक्कनम, यही आपसे पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आ जाओ। अब देखो भाई, नेपानगर कहाँ है मेरे भाई, नेपानगर आपका एमपी में है। ठीक है, मत नेपानगर किसी लिए प्रसिद्ध है, कागज के लिए, किसे, अखबारी कागज के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेपानगर एमपी में है।
ठीक। झरिया झारखंड में है, याद रखिएगा। ये कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है, ठीक है, ये झारखंड में स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। और झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? कोयले के लिए। झारखंड झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले की ओर से, मथुरा तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आप सभी जानते हो, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, ठीक है। और कलपक्कनम जो है मेरे भाई, कलपक्कनम किसके लिए प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, कलपक्कनम, ठीक है, कर्नाटक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो आपका नेपानगर अगवारी कागज, झरिया जो कि कोयला के लिए, मथुरा तेल शोधक और कलपक्कनम किसके लिए? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना। आपको ये केवल माइंड को एकत्रित करने के लिए ये सब कॉलम ए कॉलम भी बताया गया, ये जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको माइंड में बनाए रखिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? आपसे पूछ रहा है कि मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार आपके सामने है, कालिदास, विशाख दत्त की भास की अश्वघोष, जल्द बताएं। तो मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसके जो रचनाकार है विशाख दत्त हैं, एक प्रमुख संस्कृत नाटककार थे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कालिदास के बारे में आप जानते ही हैं, अश्वघोष के बारे में जानते हैं, भास के बारे में जानते हैं, ठीक है। आगामी जो कि जितने भी आपके सामने कवि होंगे उनका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उनके पुस्तकों के अलग से बारे में बताऊंगा, ताकि परीक्षा में ओची भी छूटने न पाए, ठीक है। जल्द ही ओची लाने वाला हूं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बीफा बनाना हमारा एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई, ठीक। हाँ अब देखो एकदम गजब आ गया है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, किससे? जैसे जो हम लोग कच्चा खाद्य पदार्थ है उसको कह रहा है धोने के लिए, तो क्या मतलब ऐसा कौन सा हम लोग चीज़ उपयोग करें, ऐसा कौन सा काष्टिक चीज़ उपयोग करें जिससे कि वो अच्छे से साफ भी हो जाए, जिससे हम लोग ग्रहण कर सकें, ठीक। तो आपके सामने है HCl से, कि H2SO4 से, कि KMNO4 से, कि NaOH, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। पहले आप जान लो इसका है हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूँ, ठीक। पोटेशियम पर मैग्नेट, इस KMNO4 का मतलब होता है पोटेशियम, याद रखिएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो ये पूछ रहा है कच्चे खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए? तो मेरे भाई आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड से धोइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड धोइए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी भी जैसे नालियाँ हो गई, ठीक है, उसको साफ करने के लिए, ठीक, और कपड़े साफ करने के लिए पाउडर में इसका भी उपयोग किया जाता है। मतलब जितनी भी साफ सफाई चीज़ें संबंधित होती है ना, वो सोडियम हाइड्रॉक्साइड से ही उपयोग की जाती है, उसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड होती है जितनी भी साफ सफाई वाली चीज़ें होती हैं, ठीक। दूसरी चीज़ H2 सल्फ्यूरिक एसिड क्या है मेरे भाई? सल्फ्यूरिक एसिड में से कृत्रिम आप बैटरी बना रहे हो, ठीक है, लोहा है, स्टील है, धातुएँ हैं, ठीक है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है, कृत्रिम बैटरी बनाने के लिए काम होता है, उर्वरक बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का काम आता है, ठीक है। दूसरी चीज HCl आप देखोगे ना, जब ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी जो इससे जो गैस निकलती है, उसके ज्वालामुखी गैसों में HCl पाई जाती है, तथा आपका जठर रस में भी ये पाई जाती है, हमारे अंदर जठर रस पाई जाती है। ये हमारे भोजन पाचन क्रियाओं में भी जो कि क्या होता है, भोजन पाचन क्रिया में भी बड़ा सहयोगी होती है। अब पोटेशियम परमैंगनेट का काम क्या होता है? जब इसे जल में घोलोगे, ठीक है, जब इसे जल में घोलोगे मेरे भाई, ठीक, तो जल में घोलने के बाद एक गुलाबी और बैगनी रंग का हो जाता है। ये क्या होती है? बीजों की उम्र का पता लगाता है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे की ओर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अपूर्वी चंदेला का संबंध है, अपूर्वी चंदेला का संबंध पूछ रहा है किससे है? आपके सामने दिया है, क्रिकेट से, कि निशानेबाजी से, कि शतरंज से, कि हॉकी से। जल्द बताएं अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित है? हाँ आप बताओ कि अपूर्वी चंदेला की मैं बात करूं, 10 मीटर की बात है, 10 मीटर। आप जब जानते हो 10 मीटर रेंज में जो राइफल वाला होता है, जो निशानेबाजी की बात है, इसमें निशानेबाजी की बात है, ठीक है।
ये 10 मीटर का निशानेबाजी में जो कि सन 2014 में बताऊं आपको कि सन 2014 में इन्होंने गोल्ड जो कि जीता था, और पूर्वी चंदेला, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो निशानेबाजी संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक। सन 2014 में गोल्ड जीता था, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या होगा, अगला क्वेश्चन चलिए भाई। हाँ, फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है मेरे भाई? फजल अली आयोग, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, फजल अली आयोग संबंधित, ठीक है। तो याद ध्यान रखना कि क्या विदेश नीति संबंधी, कि आरक्षण से, कि राज्यों के पुनर्गठन से, कि आर्थिक विकास से? जल्द बताएं, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? देखो फजल अली आयोग उस समय में मैं बताऊं आपको कि जो फजल अली आयोग था वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था, ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधित था। और फजल अली आयोग के साथ साथ M.K. पर्रिकर, ठीक है, और हृदयनाथ कुंजरू, ये दोनों जो कि अध्यक्ष थे उस समय में। और इसके बाद जो फजल अली आयोग था 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था, और 1956 में भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश जो हमारा था, ठीक है, ये पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? राज्यों के पुनर्गठन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? ये देखो मिनीमाता रोग बड़ा डेंजरस रोग होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जल संबंधित है, अगर मिनीमाता रोग जल में घुल जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। तो कौन सी रोग हो जाती है ध्यान रखना, क्या शीशा, कैडियम, पारा या आर्सेनिक? जल बताएं कि मिनीमाता रोग होने का कारण किससे है? तो यार बड़े बार ध्यान रखना कि पारा से। किससे होता है? पारा से। जब पारा जल में घुलित हो जाती है ना, तो जल में घुलन होने के बाद क्या होती है, अगर उस जल की हम लोग मछली या शंख का उपयोग करें, ये बात ध्यान रखना, अगर उसमें पारा, अगर किसी जल में पारा कम मात्रा मिल चुकी है, ठीक है, मिलावट हो चुकी है, तो उसमें क्या होगा, अगर जो उसमें मछली होगी, जो शंख होगा, अगर मैं उसका उपयोग करूंगा मेरे ना, वो बड़ा हमें क्या होती है, क्षति पहुंचाती है। क्या क्षति पहुंचाती है? पहली बात, हमें बोलने और सुनने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, हमारा हाथ पैर शरीर शून्य रहेगा, ठीक है, ये मिनीमाता रोग का, हमें देखने में प्रॉब्लम होने लगेगी, ये मिनीमाता रोग का प्रभाव है, ठीक है। तो क्या होती है? पारा हमारा राइट आंसर होगा सी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, ये देखो, दूध में उपस्थित शर्करा है, दूध में क्या पाई जाती है मेरे भाई? दूध में क्या पाई जाती है? पहले बात जान लो कि दूध में क्या पाई जाती है। तो दूध में आपका फैक्टोज की, ग्लूकोज की, लैक्टोज की, माल्टोज। जल बताएं कि दूध में क्या पाई जाती है। हाँ, जल बताएं दूध में क्या पाई जाती है मेरे भाई। चलो आ गया, चलो भाई, ठीक है। दूध में क्या पाई है? लैक्टोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे भाई? लैक्टोज। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है, अब मेरे भाई ये बताओ, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किससे कारण होती है? वो सर केरोसिन के कारण। किसके? केरोसिन, ठीक है यार, सॉरी केसिन, जिसे हम लोग केरोसिन नहीं भाई, केसिन होता है, ठीक है। यहाँ देखो, केसिन के कारण। किसके कारण सर? केसिन के कारण, ठीक है। और जो दूध का पीला रंग होता है सर, जो पीला रंग होता है सर, वो कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है सर? कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। और सर दूध से अगर दही बना रहे हो सर, दही बना रहे हो, ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, बैसिलस जीवाणु कारण होता है दूध से दही बनना। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरी चीज, अब देखो एक चीज बात समझ में आया। और दूसरी चीज समझो, फ्रक्टोज किस में पाई जाती है मेरे भाई? फ्रक्टोज हमारे जैसे फल है, जो पके फल होते हैं, और जो फल जो मीठा आता है ना, वो फ्रक्टोज के कारण होता है। दूसरी चीज समझो, जो फल के साथ साथ समझो, फल के साथ साथ समझो से गन्ना ले लो, ठीक है, गन्ने में भी पाई जाती है, ठीक है। शहद ले लो, शहद में भी पाई जाती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ले लो ग्लूकोज की मैं बात करूँ सर, ग्लूकोज किस में पाई जाती है? ग्लूकोज भी तो पाई जाती है। देखो ज़्यादातर तो पके फलों में फ्रक्टोज पाई जाती है, बात ध्यान रखना। अब जब ग्लूकोज पियोगे तो ग्लूकोज से क्या आती है? एनर्जी आती है। ग्लूकोज से क्या आती है सर? एनर्जी तो आती ही है, अब देख लो मार्केट में, ठीक है। तो ग्लूकोज से, और माल्टोज किस में पाई जाती है सर? माल्टोज जिससे गेहूं हो गया, ठीक है, जिससे खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ में गेहूं, जौ, इन सब में क्या पाई जाती है? माल्टोज। क्या पाई जाती है? माल्टोज। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा सर? लैक्टोज हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। पहली बात, कुतुब मीनार बनाया किसी और ने था, दरवाजा बनाया किसी और ने है, ठीक है, तोड़ा किसी और ने है, उसके ऊपर छत जो बनवाया वो किसी और ने, बहुत से इसमें जो कि निर्माण किया गया है, ठीक है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किसके नाम से? सीढ़ी दरवाजा, कि बुलंद दरवाजा, कि अलाई दरवाजा, कि कुतुब दरवाजा? जल्द बताएं।
तो देखो भाई, जो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो किसने बनवाया सर? 1311 की मैं बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनवाया था, ठीक है। और एक दूसरी चीज समझिएगा कि जो कुतुब मीनार है इसने बनवाया था, इल्तुतमिश नहीं बनवाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुने, कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, ऐबक ने एक कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। उसके दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था 1311 में। उसके दरवाजे का नाम है अलाई दरवाजा, ठीक है। दूसरी चीज समझो, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है सर? दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा, ठीक, चल, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यही पूछा है, क्या असम में स्थित है, कि उड़ीसा में, कि मणिपुर में, कि अरुणाचल प्रदेश में? ठीक है, तो नामदफा नेशनल पार्क मेरे भाई कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा जो कि नेशनल पार्क स्थित है। मणिपुर में आप जानते हैं किबू लामजाओ जो कि तैरता हुआ पार्क है। असम में काजीरंगा जो कि एक सिंह गैंडा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। उड़ीसा का बताओ कोई नेशनल पार्क, जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई, मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। उड़ीसा के नेशनल पार्क का नाम बताना, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो हमारा 21 जो कि क्वेश्चन है, 21 जो क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन में हमारा सोनार संक्षिप्तकरण है। सोनार किससे संबंधित है? सोनार किससे संबंधित है, ये पूछा है। पहले सोनार होता क्या है मेरे भाई? सोनार है क्या? अब सोनार का मतलब नहीं जो सोना बेचने वाला होता है, उससे मतलब नहीं कि जो सोना बेच रहा है उसका मतलब सोनार होता है, ठीक है। सोनार एक मापन यंत्र है। सोनार एक क्या है? एक मापन यंत्र, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका होगा, देखो भाई, सोनार का अर्थ क्या होता है? स्मॉल नेविगेशन या रैंडम का, कि स्काई नेविगेशन या रेंजिंग का, कि सन न्यूक्लियर ऑफ रेंजिंग का, ठीक है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का, यही पूछ रहा है। तो सोनार का संक्षिप्त बात यानी फुल फॉर्म बताना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई अब सोनार का मतलब होता है, जैसे मान लो कि जो आपका जो, जैसे मान लो कि जैसे महासागर है, ठीक है, महासागर है, महासागर हो या सागर हो, ठीक है, कोई चीज़ हो, इसकी जो गहराई होती है, ठीक है, गहराई को मापने के लिए फैदम का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सोनार का भी उपयोग किया जाता है। जलयान कितना अंदर गया है इसका भी मापन किया जाता है सोनार के अंतर्गत, ठीक है। दूसरी चीज, सोनार का फुल फॉर्म आपका होगा साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग, ठीक है, याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग इसका फुल फॉर्म। राइट आंसर डी फॉर डॉग, ठीक है, राइट आंसर डी फॉर डॉग होगा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम जान लो कि जो परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादातर होगी, ठीक है, वही क्वेश्चन आपके सामने लाने का हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये IBS सीरीज के अंतर्गत, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाँ, जब 1942 में बात है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, ठीक है। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय का वायसराय कौन था? यही पूछ रहा है, उस समय का वायसराय था कौन? हाँ, तो ऑप्शन में लिनलिथगो, लॉर्ड क्या कहता है भाई, थोड़ा सा नाम लेने में दिक्कत हो रही है, लिनलिथगो, कर्जन या लीटन या रीपन, ठीक है, जल्द बताएं। तो मेरे भाई वायसराय कौन था, याद रखिएगा, कर्जन, आप लोग नाम सुने होंगे, कर्जन का सभी सुने होंगे, रीपन का भी नाम सुनेंगे, लीटन का भी और लाल लिथगो का भी, ठीक है। थोड़ा सा नाम अंग्रेजों का डैमेज है, नाम लेने में भी बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। तो याद रखने का मेरे भाई 1942 की मैं बताऊं कि 9 अगस्त, कितने अगस्त? 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, ये मुंबई में, ठीक है, मुंबई में ग्वालियर टैंक का आप लोग नाम सुने होंगे, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर टैंक का नाम सुने होंगे, ग्वालियर टैंक, ठीक है, टैंक के नाम सुने होंगे आप लोग, ग्वालियर टैंक का। वहीं से जो कि ये महात्मा गांधी आप लोग नाम सुने होंगे मेरे भाई, महात्मा गांधी ने ये भारत छोड़ो आंदोलन की जो कि शुरुआत किया था, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब था ना कि अंग्रेजों को यहाँ, अंग्रेज मेरे भाई यहाँ से भारत छोड़ के चले जाओ, अपने देश चले जाओ, हमको भी बख्शो दो मेरे भाई, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, उस समय जो कि जब छेड़ा गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में करो मरो का नारा भी दिया था, करो या मरो का नारा भी दिया गया था, ठीक है, यानी मारो या मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। 1936 से लेकर 43 तक इसका जो कि समय काल था माना गया था, ठीक है, याद रखना। तो राइट आंसर हमारा ए फॉर एप्पल एकदम राइट आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? देखो भाई, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? वाटरमैन की बात पूछ रहा है कि वाटरमैन किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा कि राजेंद्र सिंह की बाबा आमटे की रामदेव मिश्रा? जल्द बताएं वाटरमैन के नाम से। अच्छा, वाटरमैन की संज्ञा दी है यानी जो जल से संबंधित है, तो याद रखना मेरे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र सिंह, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं मैं बात कर रहा हूँ, राजेंद्र सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। राजेंद्र सिंह ने क्या किया था मेरे भाई, वाटरमैन की संज्ञा दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। इन्होंने क्या किया था, जल के बचाव के लिए इन्होंने क्रांति शुरू की थी, इसीलिए इन्हें वाटरमैन के नाम से हम लोग जानते हैं राजेंद्र सिंह को, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, B5 बनाना हमारा एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि निम्न से कौन सा खनिज काला सीसा ब्लैक लेड या प्लम्बगो के नाम से भी जाना जाता है? प्लम्बगो, ठीक है, काला सीसा या प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या मैग्नीज? जल्द बताए। काला सीसा के नाम से ग्रेफाइट को जानते हैं, किसको जानते हैं? ग्रेफाइट को। कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, सब जानते हो। ग्रेफाइट के नाम से काला सीसा को ना जानते हैं, ठीक है। चलो अगले की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। हाँ, बिफोर्ड स्केल पर निम्नलिखित क्या दर्शाता है? बिफोर्ड स्केल क्या दर्शाता है, यही पूछ रहा है, ठीक है। बिफोर्ड स्केल क्या दर्शाता है, यही आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। तो ऑप्शन है भूकंपीय तरंगों की गति या पवन की गति, बहते हुए जल की उपयुक्त सभी। जल्द बताएं कि बिफोर्ड स्केल क्या दर्शाता है। तो याद रखना मेरे भाई, भूकंपीय तरंगों की गति, क्या भूकंपीय तरंगों की गति यह दर्शाता है हमें, ठीक है, बिफोर्ड स्केल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारा राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो भाई, हाँ आ जाओ। प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, प्रोग्रेसिव वेव जो थ्योरी है, निम्न से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? महासागरीय तरंग का, कि ज्वार भाटा का, कि चक्रवात का, कि उपसागरीय भूकंप का? तो जो प्रगामी तरंगे है मेरे भाई, वह ज्वार भाटा का, किसका? ज्वार भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो हमारा ख हमारा एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन का कि सखालिन होक्काइडो द्वीपों के मध्य निम्न से कौन सी जल संधि है? अगर आप जल संधि मेरे भाई पढ़े होगे ना, मैंने जल संधि पूरा पढ़ाया था, अगर आप उसे पढ़े होगे ना तो आप आंसर मार चुके होगे। चलो हाँ, सुसीमा, सुगारू या पेराडज या कूरे? तो मेरे भाई याद रखना कि जो सखालिन होक्काइडो के बीच में है वो पेराडीज है, ठीक है, पेराडाइज भी, जिसे पेराडाइज भी कहा जाता है, याद रखना वही जल संधि है। हमारा ग एकदम राइट आंसर, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक। तो निम्न से कौन से दो देश विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक है? मेरे भाई आप जानते हो कजाकिस्तान, आप नाम सुने होंगे, कजाकिस्तान विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादक करता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद विश्व में दो बड़े ऐसे कौन कौन से हैं जो यूरेनियम उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी पे हैं? ऑप्शन आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस, इटली या स्पेन, पेरू या रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा? चलो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जब हमने बहुत बार इसे पढ़ाया भी है, आप देख भी सकते हो विश्व के भूगोल में, हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जो कि एकदम राइट आंसर होगा ए, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी स्थान रखे हुए हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा घ होगा, यानी डी फॉर डॉग हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। जलवायु की दृष्टि से निम्न से किस तत्व का महत्व सर्वाधिक है? याद बताओ कि जलवायु दृष्टि से निम्न से किसका महत्व सर्वाधिक है, यही आपको बताना है, ठीक है। अच्छा कितनी मतलब कि ये जलवायु दृष्टि से, जलवायु होता है क्या सर? जो मौसम परिवर्तन होता है, जाड़ा गर्मी बरसात होती है, मौसम परिवर्तन, उस मतलब जलवायु की क्या महत्व सर्वाधिक दृष्टि क्या अपनाता है? या धरातल से ऊंचाई, या कार्बन डाइऑक्साइड, या जलवाष्प, या वायुमंडलीय अशुद्धियाँ? तो देखो भाई, जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्व है आपका जलवाष्प। क्या होती है? जलवाष्प। जब जलवाष्प होगी, जब प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं जब होती है, देखो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, बनाते ही नहीं, और उसी समय जब प्रकाश होगी, जब तेजी से तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प भी होगी, और जलवाष्प होगी तो जलवायु परिवर्तन होगा, वर्षाएं निश्चित है, ठीक है। चलो हमारा डी फॉर डॉग नहीं होगा, ग हमारा राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो हाँ, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताओ भाई, लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जल्द बताएं। चलो, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, सिक्किम की, उत्तर प्रदेश? तो लावनी हमारा राइट आंसर महाराष्ट्र का क्या होगा? महाराष्ट्र का एकदम, अब सबका बता भी दिया था हमने इधर, महाराष्ट्र का लावनी सबसे जो कि प्रसिद्ध नृत्य मानी जाती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक।
हाँ, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि कौन है, या क्या कहा जाता है मेरे भाई, यही पूछ रहा है। तो मैंने बताया भी था कि आप जब भारत कहो या श्रीलंका कहो या तमिलनाडु कहो या तो श्रीलंका कहो, तो आप कहोगे सर पाक जल संधि। क्या पाक जल संधि इसके बीच में स्थित है, ठीक है। सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है, याद रखना। मलक्का मलेशिया और इंडोनेशिया, मलक्का जो है आप कहोगे सर इंडोनेशिया के बीच में या मलय प्रायद्वीप के बीच स्थित है, ठीक है, या सिंगापुर या मलय प्रायद्वीप के बीच में मलक्का जल संधि स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चलो भाई, चलो अगले क्वेश्चन चलना है। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, ये देखो गजब क्वेश्चन है, ठीक है। रक्त प्रणाली की खोज किसने किया था, रक्त समझ रहे हो ना, जैसे सुनो, जैसे ए बी ओ, ठीक है। ए हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप है, ये हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप है, और इसी ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, रक्त समूह, तो मेरे भाई कार्ल एंड स्टीनर ने। किसने किया था, कार्ल एंड स्टीनर ने, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज किया था, ठीक है। चलो राइट आंसर है हमारा डी फाटा। अगले क्वेश्चन चलो, ठीक है भाई। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। अब गजब का क्वेश्चन है मेरे भाई, सन 2018 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। उसने जो कि फूल के बारे में पूछा था पुलिस में, ठीक है। यहाँ पे आपके पक्षी के बारे में पूछ रहा है, तोता, गरुड़ या राम चिरैया या सारस, ठीक है। तो हमारा सारस राइट आंसर, डी फाटा की तरफ राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी माना जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच, आशुगंज और अखौरा के बीच, ठीक है, 2020 की बात है कि 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या भूटान। जल्द बताएं, तुम्हारा राइट आंसर होगा बांग्लादेश। क्या होगी मेरे भाई, बांग्लादेश। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला कौन सा देश है भारत के साथ, बांग्लादेश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। हाँ, ये देखो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के राजनीति तत्व सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ली गई है, यही पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन आयरलैंड संविधान से, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के, कि फ्रांस के संविधान से, कि कनाडा के संविधान से। तो मेरे भाई आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है, एकदम राइट आंसर हमारा होगा ए फॉर एप्पल, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर पूछे तो आयरलैंड आंख बंद करके मार देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो भाई, ये 35 क्वेश्चन आईबीएस सीरीज के अंतर्गत आपको 35 क्वेश्चन ही लाना जो कि लाएंगे और ज़बरदस्त आपको पढ़ाने बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उधर विश्व का भूगोल भी चल रहा है। विश्व का भूगोल हमने अभी तक क्या पढ़ा था मेरे भाई, जल संधियाँ हमने पढ़ चुका था। आज लगभग आगामी जो वीडियो होगा विश्व भूगोल में, वो होगा वाटरफॉल, जलप्रपातों के बारे में होगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा। आईबीएस सीरीज आपसे छूटे ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लाया जाएगा। जय हिंद।